मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जैसे ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की NCERT फिजिक्स, ठीक, जिसे हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, इसका भाग नंबर 5 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, भाग नंबर 5 पढ़ेंगे जो कि सेकेंड वाली बुक से चल रहा है। सेकेंड वाली बुक में पहला इकाई था प्रकाशिकी, जिसमें पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन। इसका मैंने 3-4 भाग में 3-4 वीडियो पढ़ चुका हूँ। ठीक, तो आज ये 5वां भाग होगा इसका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कौन सा लेंस? दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां होती हैं? तो 6 स्थितियां होती थी। 6 के बारे में मैंने पढ़ लिया। ठीक, आज उसी के आगे यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ वस्तु पर रखा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली हेडिंग लिया गया है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। कैसा दर्पण बनाना भैया? सबसे पहले तो हम दर्पण को बना लेंगे। ये उत्तल दर्पण है। ठीक, इसका एक सिरा मान लेते हैं M1, दूसरा सिरा M2। ठीक, मान लिए एक सिरा M1, दूसरा सिरा M2। ये इसका क्या होता है जानते हैं हम। इसका मुख्य अक्ष होता है, यहाँ दर्पण का ध्रुव P होता है, यहाँ पर इसका मुख्य फोकस F होता है और यहीं पर कहीं पर C होते हैं। कौन? C फॉर वक्रता केंद्र, यहीं पर कहीं पर होंगे। ठीक, तो देखिए, एक बार हमें वस्तु को अनंत से लेके जाना। ठीक, मान लीजिए अनंत से वस्तु चली। कहाँ से चली? अनंत से। अनंत से चली तो हम जानते हैं कि जब अनंत से कोई वस्तु चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात विभिन्न दिशा में यानी कि इधर चली गई। ठीक, लेकिन इसका कुछ भाग इसके मुख्य फोकस पर जाता है, गया। अब एक और प्रकाश किरण हमें लेना है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, ये प्रकाश किरण गई और दर्पण से टकराई, टकराने के बाद इस दिशा में चली आई, लेकिन इसका कुछ भाग मुख्य फोकस पर गया। ठीक, मुख्य फोकस पर गया तो देखिए, मैंने बताया था कि जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वह वास्तविक होता है। ठीक, इसके तुलना में जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा होता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उल्टा होता है। और प्रतिबिंब की लंबाई हम वस्तु की लंबाई से तुलना कर लेते हैं, छोटे बड़े का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए, इसमें लिखेंगे कैसे कि उत्तल दर्पण में, ठीक, उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? अनंत पर। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब, ठीक, तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, कहाँ? मुख्य फोकस पर आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, मुख्य अक्ष पे जब होगा तो हम दोनों नाम दे सकते हैं, कि तो सीधा कि तो उल्टा। मुख्य अक्ष के नीचे होता है तो हम उल्टा नाम देते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर होता है तो हम सीधा नाम देते हैं। ठीक, तो कैसे कहेंगे कि जब वस्तु को, ठीक लिखिए, बोल रहे हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से अब दूसरी बार हमें क्या करना होता है? दूसरी बार देखिए, दूसरी स्थिति में चित्र यही रहेगा, थोड़ा चेंजिंग होगा, इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक, अब जब वस्तु अनंत, ठीक, हेडिंग में जब वस्तु दूसरा रहेगा, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक, वस्तु कहाँ रखना है? अनंत और इस दर्पण के ध्रुव के बीच। चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, ये वस्तु है, इसका नाम दे दिए ए बी। एक प्रकाश किरण हम इसके मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। ठीक, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, टकराने के बाद
इधर निकल जाती है और मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, ये हो गया। और दूसरे नियम में हम इसको प्रकाशिक केंद्र पर ले जाते हैं, लेकिन टकराने के बाद फिर से इसी मार्ग में चली जाती है। ठीक, लेकिन इसका कुछ भाग इसके प्रकाशिक केंद्र पर जाता है। तो कहाँ काटते हैं दोनों, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर काटे हैं, नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। ठीक, अभी दोनों काटे कहाँ हैं, एफ और पी के बीच में। ऊपर काटे हैं, सीधा होगा, दर्पण के पीछे है, आभासी होगा। क्या लिखेंगे कि जब वस्तु को अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच, ठीक, पी और एफ के बीच आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से यह खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध। ठीक, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होता है कैपिटल आर तथा फोकस दूरी होता है स्मॉल एफ में संबंध। ठीक, ये तो हमारी हेडिंग है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। किसके लिए निकालेंगे, ये देखिए दो प्रकार से होता है, एक अवतल के लिए और एक उत्तल के लिए। ठीक, संबंध तो ही होता है, देखिए एफ बराबर आर बाई टू, यही इसका आंसर है, यही हमें प्रूव करके लाना है। लेकिन दो कंडीशन होती हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जो गोली दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक अवतल और दूसरा उत्तल। ठीक, तो चलिए अवतल के लिए देखते हैं। पहला अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक, अवतल दर्पण के लिए हमें पढ़ना है एफ और आर में संबंध। तो चलिए सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से बन गया। एक हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। इसके उभरे हुए सतह पर हमें क्या करना होता है, पॉलिश। ठीक, इस प्रकार से कलई या पॉलिश कर दी जाती है। इसके एक सिरे का नाम दे देते हैं M1 और दूसरे सिरे का नाम दे देते हैं M2। ठीक, और इसका मुख्य अक्ष होता है इस प्रकार से, यहाँ दर्पण का ध्रुव होता है P, यहाँ मुख्य फोकस होता है F और इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर होता है C। ठीक, कितना समझाया। अब उसके बाद चलिए अब इसके अनंत से आती हुई कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए कि यहाँ से एक प्रकाश किरण चली। ठीक, इस प्रकाश किरण का नाम दे दिए हम ए। ठीक, ये नाम दे दिए और यहाँ से ये बिंदु बी पर टकराती है। ठीक, बिंदु बी पर टकराने के पश्चात कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष से, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब इसी पर देखिए ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी। अब इसके बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ठीक, तो अब इनके बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम स्मॉल आई देते हैं।
ठीक। और ये अपवर्तित, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक। और देखिए ये वाला कोण जो आई बना है, आई जितना बना है ए बी सी कोण, ये देखिए ये वाला सी जो कोण होगा उसी आई के बराबर होगा। किसके कारण? एकांतर कोण के कारण। गणित में पढ़े होंगे आप लोग, एकांतर कोण के कारण एक और भी बराबर होंगे। ठीक, बस इतना काम करना है। अब माना वाना कैसे लिखेंगे कि देखिए कि माना माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ए, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ए चलती है जो कि दर्पण के बिंदु बी से टकराती है। टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, अब उसके बाद तथा बिंदु बी पर बी सी अभिलंब खींचा। इतने में आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण स्मॉल आई तथा क्या बोलते परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण स्मॉल आर। ठीक, और इस दर्पण में सी इस दर्पण का अग्रता केंद्र है तथा एफ मुख्य फोकस है और पी दर्पण का ध्रुव है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, चलिए इसका प्रूव करते हैं कि इसके नियमानुसार चलेंगे। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार। ठीक, इतना हुआ। आप प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में दोनों जो नियम होते हैं उसके यानी कि जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक, आपतन कोण का नाम लेंगे तो ए बी सी लिख देंगे हम। कोण क्या लिखेंगे? कोण ए बी सी। ठीक, बराबर किसके होगा? परावर्तन कोण के, यानी कि इसके लिख सकते हैं सी बी एफ। कोण सी बी एफ। ठीक, चूंकि फिर से देखिए यही वाला कोण, यदि कोण ए बी सी, ये वाला कोण जो है ए बी सी और किसके बराबर होगा? इसी के नाम लेंगे एफ सी बी। ठीक, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण किसके? एफ सी बी के। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं। ठीक, ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे किसके कारण? एकांतर कोण के कारण। अब समीकरण 1 व समीकरण कितने से भैया? समीकरण 2 से। ठीक, दोनों को हल करेंगे। देखिए सेम टू सेम है, ये इसके बराबर हो जाएगा। कोण सी बी एफ बराबर कोण एफ सी बी, इसको समीकरण 3 दे देंगे। ठीक, अब समीकरण 3 हो गया। आप देखिए ये जो दोनों भुजाएं हैं सी, ठीक, सी और एफ और पी, ठीक, ये दोनों आपस में लगभग बराबर होते हैं। लिख देंगे बी एफ बराबर किसके है? सी एफ के। ठीक, अब इसको रब कर देते हैं, रब करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है सी एफ, एक इसके बराबर है, इसके बराबर है बी एफ के। लिखेंगे चूंकि जो सी एफ है बराबर है किसके? बी एफ के, तथा ये जो बी एफ है ये इसके लगभग बराबर है
तथा बी एफ भी किसके बराबर है? लगभग एफ पी के, ये लगभग में बराबर है। ठीक, ये लगभग का चिन्ह होता है। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की इसकी वक्रता त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक -r में, ठीक, p तक की दूरी, और उसके बाद इस फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होती है -f, ठीक, यहाँ तक। चलिए अब रखेंगे हम, अगर यहाँ से यहाँ तक c से p तक हमें पूरा चाहिए तो लिख देंगे तब CP बराबर बराबर कितना होगा? इसको दो भाग में तोड़ा गया है तो CF + FP लिख देंगे, CF + FP। तो CP बराबर देखिए कितना है? CP बराबर -r, यहाँ पर रख देंगे -r बराबर। अब यहाँ CF का मान नहीं मिलेगा तो देखिए ऊपर CF बराबर क्या है? BF। अब BF बराबर क्या है? FP। रख देंगे हमें FP + FP, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ -r मिलेगा, ठीक, बराबर 1 FP कितना FP? 2 FP। तो -r = 2, यहाँ FP बराबर कितना है? -f, यहाँ रख देंगे -f। अब गुणा करेंगे, देखिए आ जाएगा -r बराबर -2f, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, सिर्फ f बराबर क्या मिलेगा? f बराबर r आके यहाँ दो आके r के पास में भाग दे देगा, r/2। क्या मिल गया हमें? f बराबर r/2। इस तरह से ये हल हुआ। समझ में आया होगा, काफ़ी एकदम सरल विधि से, एकदम जैसे हाई स्कूल 9th वाले पढ़ते हैं उस तरह से एकदम बहुत आसान विधि से बताया हूँ। इस तरह से कोई बताने वाला मिलेगा नहीं, ठीक, इतना तोड़ तोड़ के इंटर में नहीं बताया जाता है। जितना आप लोग समझेंगे उतना ही बेटर है। इतनी आसान तरीके से बताया गया, हमें उम्मीद है पूरा कि आप लोग को आ जाएगा, बस एक बार पढ़ते ही आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगले वीडियो में देखा जाएगा इसका उत्तल दर्पण के लिए, ठीक, कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। इसका यही संबंध होता है f बराबर r/2, लेकिन उत्तल दर्पण में कैसे होता है इसी पे देखते हैं। चलिए हो गया है, तो आप अगले वीडियो में इसका देखा जाएगा क्या है जो उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब होता है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।